नमस्कार। तो मैं हूँ जंतर मंतर पे, और अभी फिलहाल में जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था सीजेपी का, उसमें भी आप लोग दिखाई दिए थे। जी, जंतर मंतर पर 36 दिन तक एक यूथ मूवमेंट चला। उसके अलावा अब उसको हम देशव्यापी स्तर पर कभी स्कूलों में, कहीं जेपीएससी के एग्ज़ाम प्रीलिम्स पेपर लीक में, देश भर में हम देख रहे हैं। क्योंकि मामला केवल एक नीट पेपर लीक का नहीं था, मामला था कि हमारे देश में अभी भी परीक्षा की और शिक्षा की दोनों की धड़ल्ले से बिक्री जारी है, जिसका नतीजा यह है कि देश के बहुसंख्यक छात्र और युवा उनकी जेब देकर आज तय हो रहा है कि वो बेहतर शिक्षा, पेपर लीक मुक्त भारत एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं, सम्मानजनक रोजगार हासिल कर पाएंगे कि नहीं। हमारा सवाल यहाँ से ये है कि जो यूथ मूवमेंट यहाँ पर, जिसमें हम लोग दिन रात डटे रहे, देश भर तक हर जगह जंतर मंतर बन गई, उसने एक दरवाज़ा जो खोला, अब उस दरवाजे से हम किस दिशा में जाने वाले हैं? क्या ये पूरा मसला केवल एक मंत्री के इस्तीफे का, एक मंत्री को हटाकर दूसरे मंत्री को लाने की जंग थी? नहीं, शुरुआत से ये संघर्ष शिक्षा व्यवस्था में और परीक्षा व्यवस्था में, दोनों में बुनियादी बदलाव का संघर्ष था। आज हम देखते हैं कि जिस देश में और ज़्यादा सरकारी स्कूलों की ज़रूरत है और ज़्यादा मजबूत सरकारी विश्वविद्यालयों की ज़रूरत है, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ को लगातार बर्बाद किया जा रहा है। वहाँ पर स्कूलों की बंदी देखिए, पिछले 10 साल में हमने 1 लाख से ऊपर स्कूल बंद होते देखे हैं। पिछले कई सालों में हमने यही के आंदोलन में, जब हम यहाँ पर दिन रात सोए हैं, तो यहाँ पर फीमेल प्रोटेस्टर्स ने देश भर से आकर ये बताया है कि किस तरीके से हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि 1.25 लाख से ऊपर स्कूल हमारे देश में ऐसे वॉशरूम्स हैं जहाँ पर सेपरेट, ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर सेपरेट वॉशरूम्स नहीं हैं वुमेन के लिए, यानी कि फीमेल्स के लिए, या फिर हैं तो यूजेबल कंडीशन में नहीं है। मेरा नाम मुदिता है, मैं केवाईएस से हूँ। देख रहे हैं कि धीरे धीरे जितने साथी निकल के आते थे वो कम होते जा रहे थे। और आज अभी मैं अरुण जी से भी मेरी यही बात हो रही थी कि लगातार जो प्रहार हो रहा है, खास तौर से यूनियंस पे हो रहा है। आप देखेंगे कि जामिया के यूनियन को बंद कर दिया। इसी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वाइस चांसलर बन के आते हैं, तो पूरा यूनियन ही खत्म कर दिया, वहां पे ताले लगा दिए। उनके लोगों को, जो इलेक्शन ऑफिसर था उसको सस्पेंड कर दिया था। वो जीत के आई है कोर्ट से। लेकिन ये पूरे देश में यही चल रहा है, या तो अपना पैरेलल यूनियन बना लेते हैं या केसेस लगा देते हैं हमारे जो यूनियन के लीडर्स हैं, कोई ना कोई बहाने से, और पूरा दबाने की कोशिश है। इसके बावजूद फेटकुटा अभी बिल्कुल खड़ा है आत्म सम्मान के साथ। और यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट और भी जो साथी यहाँ पे आए हैं, फेटकुटा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एसोसिएशन है, वो जो सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की दमन की नीति का विक्टिम रहा है। क्योंकि हर जगह आप देखेंगे गवर्नर क्या रोल प्ले कर रहे हैं और वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। मैं जब फेटकुटा की प्रेसिडेंट थी तो केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसके वाइस चांसलर ने मुझे कैंपस के अंदर कदम नहीं रखने दिया। हमारी मीटिंग सड़क पे हुई बाहर, और यही चीज हर जगह चल रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जमाने से यूनियन नहीं है, जो बहुत तगड़ा यूनियन होता था, तो हर जगह इन्होंने खत्म करने की कोशिश की है। इसके बावजूद हम खड़े हुए हैं। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ इसके लिए, और खास तौर से एआई फक्तों को, जो सबसे आगे बढ़ के हम लोगों को लीड कर रहे हैं आज के ज़माने में, जहाँ यूनियंस टेक ओवर किए जा रहे हैं, चाहे अपॉइंटमेंट अपने रिक करके, काडर के अपॉइंटमेंट करा के यूनियंस का टेक ओवर हो रहा है। हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हमने ये देखा है कि हमारा यूनियन कुछ नहीं बोलना चाहता है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तो साथियों, इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबसे, जो अगर पिछले दिनों में यहाँ नहीं आए, कि अगर आप कुछ दिन पहले यहाँ पे आते तो आपका सीना एकदम गर्व से मतलब इतना अच्छा लगता आपको कि यहाँ पे हमारी अगली पीढ़ी जो है, जिनको हम लोग सोच रहे थे कि ये तो सिर्फ सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, इनको पता नहीं किसी चीज़ से मतलब है कि नहीं मतलब है, उन्होंने ये करके दिखाया। और एकदम निडर होके कि हम अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेके, अपने भविष्य को हाथ में लेके, अपनी शिक्षा के मुद्दे को हाथ में लेके, जिस तरह से लीकेजेस बराबर चलती चली जा रही है, पूरा एग्जाम सिस्टम, यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं और रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं, अभी जेएनयू में भी कोई स्कैम इतना बड़ा वो आगे आया है। और अविनाश जी यहाँ पे उसके बारे में आगे बताएंगे, जो जेएनयूटीए के सेक्रेटरी हैं, कि ये जहाँ जहाँ इन्होंने केंद्रीकरण किया है, सेंट्रलाइजेशन किया है इन पॉलिसीज़ का, एडमिशन पॉलिसीज़ का, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ का, वहाँ करप्शन ही करप्शन चल रहा है। और लगता है कि सेंट्रलाइजेशन का ये मकसद यही था, दिस वाज द इंटेंशन ऑफ द सेंट्रलाइजेशन, दैट स्टेट के हाथ
लो, एडमिशन पॉलिसी, नीट ले आओ और IIT एंट्रेंस को भी अपने हाथ में ले लो और यूनिवर्सिटीज के हाथ से उनकी ऑटोनॉमी छीन के जबरदस्ती CUET ले आओ जिसके थ्रू सबको जाना पड़ेगा। ये मकसद ही ये था कि आप करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज करें, कोचिंग माफिया के साथ हाथ मिला के और बड़े बड़े पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट जो पावर में हैं उनके साथ हाथ मिला के आप पीढ़ी जो आनी चाहिए एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज में, वहीं पे आप इंटरवीन करके जो सही में डिजर्विंग लोग हैं वो नहीं आ पाए, एक्सपेंशन भी ना हो और जितना फॉर्मल एजुकेशन थोड़ा बहुत अभी 50% चल रहा है, बाकी प्राइवेट में चल रहा है, उसमें भी आप कम तादाद करते चले जाएं। आप उन स्टूडेंट्स को कहें आप ऑनलाइन पढ़ लो, आपको टीचर की क्या ज़रूरत है, टीचर की तादाद कम करो, टीचर पे खर्च हम नहीं करना चाहते क्योंकि हमने WTO गैट्स में वादा कर रखा है कि हम एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को कमर्शियल ट्रेडेबल सर्विस बनाएंगे। इसके लिए हमें सब्सिडी खत्म करनी है एजुकेशन की क्योंकि हम और किसी को सब्सिडी नहीं देते जिन 130 या 131 सिग्नेटरीज हैं। तो उस पॉलिसी के तहत आप लगातार फंडिंग कम करते जा रहे हैं, आप पदों को खाली छोड़ रहे हैं, लाखों पद खाली पड़े हैं, स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है, टीचर नहीं अपॉइंट होते हैं और जब वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आते हैं तो कहते हैं बंद कर दो स्कूलों को, क्लोजर और मर्जर कर दो। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लिखा हुआ है और भी बहुत चीजें उसमें लिखी हैं, उसी में बहुत चीजें ऐसी लिखी हैं कि जिस तरह से क्लोजर और मर्जर स्कूलों का चल रहा है ताकि आप देश की जनता को शिक्षा से नजरअंदाज कर दो, पढ़े लिखे नहीं होंगे तो भीड़ ज्यादा आसानी से बन पाएगी। कांवड़िया यात्रा में आप इस तरह से एकदम जाहिल टाइप के लोगों को शामिल करेंगे जो वायलेंस कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं आम जनता के खिलाफ और अपना एक कम्युनल एजेंडा लेके चल रहे हैं। वहाँ पे अल्पसंख्यकों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो ये जो मकसद सरकार का है पॉलिटिकल, इसके लिए इनको शिक्षा को खत्म करना बहुत जरूरी है और यही कर रहे हैं। यही चीज ये उच्च शिक्षा में भी कर रहे हैं। क्लोजर और मर्जर NEP 2020 में लिखा है कि अभी 50,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको घटा के 15,000 करना है। क्यों घटाना है भैया? आपको पढ़ाना चाहिए, आपकी जनता को मौका नहीं मिलता है हायर एजुकेशन में आने के लिए और आपको फ्री शिक्षा देनी चाहिए। रोजगार आप नहीं दे सकते तो फीस चार्ज करने का आपको बिल्कुल हक नहीं है। क्या गरीबों को पढ़ने का हक नहीं है? अगर गरीब नहीं पढ़ेंगे तो हमारे देश में डेमोक्रेसी का कोई मायने नहीं है। तो आप जिनके लिए शिक्षा होनी चाहिए कि गरीबों को आप ऊपर उठने का मौका दें। हाँ, जो अल्पसंख्यक हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, दलित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, उनको ऊपर उठने का मौका मिले। आप उल्टा कर रहे हैं, उनका शिक्षा का हक छीन के आप ये कह रहे हैं कि जिसके पास पैसा है वही पढ़ेगा, यानी जो अमीर हैं, जो संपन्न हैं, जो राज कर रहे हैं इस देश के रिसोर्सेज पे, वो और ज्यादा अमीर हो जाए और जो गरीब है वो पूरी तरह से गड्ढे में फेंक दिया जाए। उसका वोटिंग का हक छीन लो, उसका शिक्षा का हक छीन लो, उसको स्वास्थ्य का हक छीन लो। हाँ, GST में उससे हर चीज पे टैक्स लो, खाने पीने की चीजों पे भी टैक्स लग रहा है, तो खाना पीना भी अलाउड नहीं है। जब मजदूर कहते हैं कि हमारा वेतन बढ़ाया जाना चाहिए, रूल के तहत जो बढ़ाया जाना चाहिए, तो आप मजदूरों को डीमोनाइज करके कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान से इंस्पायर्ड हैं। और जो स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स जो मजदूरों के हक में अपनी आवाज उठाते हैं और हमें गर्व है कि वो शिक्षा का सही मायने समझ के दूसरे तबकों के हक की बात करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को जेलों में डाल दिया जाता है। 4 महीने हो गए और हमारे कई छात्र जेलों में सड़ रहे हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है। तो इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, पूरे शिक्षक समुदाय की तरफ से इसकी घोर निंदा करती हूँ और हम डिमांड करते हैं कि इनको तुरंत छोड़ा जाए, इनको तुरंत छोड़ा जाए। आप सोचते हैं कि शिक्षा का मायने है कि जी हुजूरी कि आप जो कह रहे हैं वही सही है। शिक्षा का मायने ना कभी ऐसा रहा है विश्व इतिहास में, ना कभी रहेगा। और आप ये NEP 2020 लाके कहते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ाओ सिर्फ, और हमारे सारे सब्जेक्ट्स को, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, मैथमेटिक्स का नया सिलेबस लाया है UGC, उसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं बची है, उसमें कुछ ब्राह्मणिकल संस्कृताइज नाम है और उसमें किसी को नहीं पता कि क्या मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। हम विश्व गुरु बनने का क्लेम कर रहे हैं और हम अपने आप को विश्व गुलाम बना रहे हैं।
फॉरेन पॉलिसी में भी देखिए कि हम कहीं अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हमारी सेलर्स को गोली मारी जा रही है, हम क्या क्या हमारे साथ नहीं किया जा रहा है, और हम आवाज़ नहीं उठाने को तैयार हैं इजराइल अमेरिका के खिलाफ, जो बिल्कुल जनसंहार कर रहे हैं, दुनिया में सबसे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गए। आपने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, और शिक्षा अगर हम नहीं होने देंगे, अगर ये शिक्षा को नहीं जिंदा रहने देंगे, तो देश में इनके खिलाफ आवाज़ कैसे उठेगी। तो साथियों, हम लोग को बहुत डिमोरलाइजेशन था, लेकिन अब हमारे अगली पीढ़ी ने, हमारे बच्चों ने हमें सिखा दिया है कि अगर हम डर के पीछे हट रहे थे, अगर हम डर के चुप रह रहे थे, तो हमारे बच्चे चुप रहने के लिए तैयार नहीं है। हमारी यंग पीढ़ी, जो ये छात्र हैं, वो चुप रहने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने हक के लिए निकले हैं और वो पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पे कितने महीनों, मतलब 1 महीने से ऊपर यहाँ पे जो आंदोलन चला, और उसके बाद जिस तरह से होम मिनिस्ट्री ने पिटवाया हमारे पीसफुली प्रोटेस्टिंग छात्रों को, उसके बाद से ये डिमांड बिल्कुल सही डिमांड है, होम मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, क्योंकि ये जिम्मेदारी पेलेट गन यूज करने की और एक्सपायर्ड टियर गैस यूज करने की और कीलों में डंडों में कीले डाल के छात्रों को और महिलाओं को पीटने की, उनके संग अभद्र व्यवहार करने की जिम्मेदारी होम मिनिस्टर को जाती है। और बिना यूनिफॉर्म के जो गुंडे पुलिस के साथ यहाँ पे खड़े होके पीट रहे थे लोगों को, वो कौन थे? ये कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अमित शाह जी आते नहीं है पार्लियामेंट में, तो ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर एक होके ये आवाज उठा रही हैं, तो हमें बड़ी राहत मिलती है कि आपकी यूनिटी और हमारे पूरे देश की यूनिटी ही इसको सॉल्व कर पाएगी। हमने मेमोरेंडम प्रेसिडेंट मुर्मू जी को भेजा था JFNE की तरफ से 2023 में कि NEP 2020 वापस हो, और सारी वजह बताई थी क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा है। सारी क्वालिटी खत्म हो गई एजुकेशन की, मेन सब्जेक्ट के लिए आप टाइम नहीं दे रहे हैं, क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, बकवास कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, और किस तरह से सिलेबस के अंदर तोड़ मरोड़ करके आप एक कम्युनल बैकवर्ड अनसाइंटिफिक एजेंडा लागू कर रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। एक जो पुराना ब्राह्मणिकल टाइप ऑफ एजुकेशन था, उसको आप फॉइस्ट करना चाहते हैं मनुस्मृति के थ्रू, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला हमें, और बजाय हमें सुनने के, हमको बुलाने के, हमसे डिस्कस करने के, जो पहले सरकारें करती थी, एयरफक्टों को बुलाती थी, फेटकुटा को बुलाती थी, और अब हम JFNE उनको सबको साथ लेके चल रहे हैं। हमको 2016 में इसी सरकार को बुलाना पड़ा, हमसे संवाद किया UGC में, और बहुत सारे चेंजेस आए थे। एक पे कमीशन बैठाया गया जो नहीं बैठा रहे थे टीचर्स के लिए, तब उन्होंने हमारे दबाव में, हमारे आंदोलन के दबाव में बैठाया, और कई चेंजेस भी लाए प्रमोशन स्कीम में और अपॉइंटमेंट सिस्टम में। कुछ चीज़ें जो हमने मांगी थी उन्होंने अग्री किया कि हाँ होना चाहिए। लेकिन अब यह सरकार ढीठ हो गई है, इसने सोचा कि इसको कोई निकाल नहीं सकता है, और वाकई इलेक्शन कमीशन जिस तरह से ये प्राइम मिनिस्टर और उनके एक मिनिस्टर ही तय करते हैं कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, वो उनकी जेब में बैठे हैं, और कोई सुनवाई नहीं है किसी पक्ष की। बस अगर अंपायर उनके जेब में है तो नतीजा उन्हीं के हक में आएगा। और SIR से ये हर जगह गरीबों के, अल्पसंख्यकों के, और जो भी इनसे डिसेंट करता है उसका वोट कटवा रहे हैं। अब कहते हैं सिटीजनशिप, पासपोर्ट, ये पासपोर्ट भी नहीं मायने रखता है सिटीजनशिप के लिए। तो ये सरकार अब ढीठ हो गई है, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो एक ही तरीका है, सड़कों पे निकलना पड़ेगा साथियों, और हमको अपने बच्चों के पीछे पीछे चलना होगा। हम पीछे नहीं हट सकते। अगर बच्चे लाठियां खा रहे हैं तो हम क्यों पीछे हैं? हमें भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। अभी ये सरकार VBSA जो एक बिल 2018 में लाई, HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, UGC खत्म करो, AICTE खत्म करो, NCT खत्म करो, और एक बॉडी लाओ जिसका नाम पहले HECI था, अब वो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान है उसका नाम। अब तो मुश्किल नाम ले आते हैं ये लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। और उसमें सबसे बड़ी चीज है कि फंडिंग उसका परव्यू में नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा यूनिवर्सिटी में? आपको मिनिस्ट्री के पास, HRD मिनिस्ट्री के पास जाके माई बाप करके भीख मांगना पड़ेगा कि हमें फंडिंग दे दो, नहीं तो हम टीचर कैसे अपॉइंट करें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा। तो ये नीति जो आई है VBSA, ये कहती है कि फंडिंग के लिए आप वहां जाएं, जो एक मैकेनिज्म बनाएंगे। ये नहीं कहते हैं कि मिनिस्ट्री पैसा देगी, आप वो मैकेनिज्म हमें मालूम है, वो लोन वाला मैकेनिज्म है, HEFA, HEFA हायर एजुकेशन फंडिंग अथॉरिटी।
उससे आपको लोन लेना है और लोन वापस करने के लिए यूनिवर्सिटी को कैसे वापस करेगी, फीस बढ़ा के। तो आप जो आम जनता है उसके बाहर आप कर रहे हैं, उसके दायरे के बाहर आप कर रहे हैं कि लाखों की फीस प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसी हो जाएगी। तो कौन पढ़ पाएगा? हम आप भी नहीं पढ़ पाते अगर ये दौर में हम जी रहे होते। तो साथियों, ये सबसे बड़ा उसका मुद्दा है। दूसरा, वो पूरा VBSA सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड है, उसमें स्टेट का कोई नुमाइंदा नहीं है। और आप जो स्टेट में बची कुची जो कंकरेंट लिस्ट में होने की वजह से एजुकेशन स्टेट के अंदर भी आता है, आप उसको ऑन पेपर खत्म कर रहे हैं कि आप पहले तो स्टेट लिस्ट में था 1950 से लेके 1976 तक, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट में था। अब वो कंकरेंट लिस्ट सिर्फ पेपर पे है, सारा केंद्रीयकरण हो गया है, हर चीज ये डिक्टेट कर रहे हैं। और जो स्टेट नहीं मानता है, जैसे केरला, तमिलनाडु वगैरह, तो कहते हैं हम तुम्हें फंड नहीं देंगे। फंड का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं PM श्री लगाओ, कहते हैं 4 साल का प्रोग्राम लगाओ, कहते हैं NEP लगाओ। तो VBSA में अब इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हाथ मरोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑन पेपर लीगली ये जो नया एक्ट बन जाएगा अभी इसी सेशन में, अगर हम लोग लड़े नहीं इसके खिलाफ, तो ये एक्ट बन जाएगा। तो ये लीगली आपका पूरा जो सारे स्टेट्स में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं और स्कूल्स हैं, सब के ऊपर डायरेक्ट निगरानी और कंट्रोल यहाँ से होगा, वो VBSA के थ्रू। और पूरा इंडियन नॉलेज सिस्टम, सेल्फ फाइनेंसिंग, NEP 2020 में जितनी भी खराब बातें थी कि सेल्फ फाइनेंसिंग वाली ऑटोनॉमी जिसको कहते हैं ग्रेडेड ऑटोनॉमी, उस सबको लीगल टीथ दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है उसमें कि ये जो एक्ट आएगा वो पिछले सारे एक्ट्स को ओवरराइड करेगा और अब इनपुट नहीं देखा जाएगा, कितना पैसा यूनिवर्सिटी को मिल रहा है नहीं देखा जाएगा, एक गरीब इलाके में काम कर रही है, पहाड़ी इलाके में काम कर रही है नहीं देखा जाएगा, लेकिन सिर्फ परफॉर्मेंस देखा जाएगा। परफॉर्मेंस कम होगा तो आपका फंड कटेगा या आप भी रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। तो साथियों, ये जो हमारे सामने चैलेंज है, और एक कन्वेंशन कल भी है 3 से 8 तक सुरजीत भवन में, उसमें भी आप लोग आइएगा। हमने पॉलिटिकल लीडर्स को भी इनवाइट किया है और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे अपनी समझ सब रखेंगे। इसी के साथ मैं आपको दोबारा से मुबारकबाद देके, और यही आपने कल भी बहुत अच्छा प्रोग्राम एक डिसेंट्रलाइज तरीके से किया, और कल आपकी वर्कशॉप है और हमारा सबका मिलकर कन्वेंशन भी है JFME और AIFACTO और फेडकुटा का। तो आप लोग भी उसमें शामिल रहिएगा। और आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, हमें बहुत कुछ करना है और बच्चों से सीखे। अभी झारखंड में भी वही लड़ाई चल रही है, हर जगह देश में अब समझ गए, डर का माहौल उठ गया है। वो हमारे बच्चों ने, हमारे छात्रों ने वो डर का माहौल खत्म किया है और हमें दोबारा से डर के माहौल में नहीं जाने देना है इस देश को। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। तो मैं बात नहीं करता दोस्तों, लेकिन इन्होंने जब भारत माता की जय नहीं बोला अंत में, इनकलाब ओके है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भारत माता की जय जब नहीं बोला तो मुझसे रहा नहीं गया। और मैंने जो पिछली इनकी वाणी थी, बयान था, उसी पे चर्चा की है। पूरा वीडियो नेक्स्ट वीडियो। धर्म के आधार पे नहीं बटा है देश, वो हमारा देश। अरे पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान, हम तो सेक्युलर हैं। सरकार डेमोक्रेसी में है, या कोई हम राजाशाही नहीं है, हम तानाशाह भी नहीं। तो ये तो सिर्फ जाहिल, मैं खुल के कहूंगी, जाहिल हैं जो अलग समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आप वाकई में गोदी मिले हैं। तो अभी आपसे मुझे बात नहीं करनी। आप देखिए, रोज तो मुझे गालियां पड़ रही हैं, जिस गाने की आप बात कर रहे हैं उस गाने का नाम हम देखेंगे हैं, और मुझे रोज ट्रोल आ रहे हैं, रेप थ्रेट्स आ रहे हैं। मुझे नहीं पता, उनका वीडियो वायरल भी हुआ, वो भी वो इस चीज को कहती जा रही है, अगर भारत माता है तो बाप को नहीं। मतलब ये चीजें ऐसा करके कहने की बात नहीं है, वो मैंने नहीं कहा। अरे नहीं, गाली देना शिक्षा के खिलाफ नहीं जाता है। ऐसे गोदी मीडिया वो गलत बात वहाँ नहीं बोल रही है ना। यहाँ पे गोदी मीडिया डिस्टर्ब करने आई थी। उमर खालिद को आपने बेल क्यों नहीं दिया? शर्जील इमाम ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे